हेलो फ्रेंड्स, संस्कार ऑनलाइन क्लासेज में मैं मुकेश वनागर आपका स्वागत करता हूं। कंटिन्यू क्लास को करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान जो हमारा वो कालीबंगा है और कालीबंगा को चर्चा कर चुके हैं। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित है। अबलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और बिलाल एवं पीट के थापर जी ने इनका उत्खनन किया था। इसकी कुछ विशेषता है जो हड़प्पा स्थल में थोड़ी सी इसको अलग करती है। वो क्या है? नगरीकरण में हम एक चीज पढ़ते हैं कि इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो हमेशा दुर्ग कहलाएगा और पूर्वी हिस्सा है वो हमेशा नगर कहलाएगा। अब यहाँ जो विशेषता बनती है वो क्या है? ये नगर और ये दुर्ग, जिसे हम सिटी बोलते हैं, इसको सिटी टाउन बोलते हैं। तो दुर्ग और नगर की विशेषता क्या है? ये दोनों ही स्थल अलग अलग रूप से दुर्गीकृत है। अन्य मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में ऐसी विशेषता नहीं है। कालीबंगा की एक विशेषता है कि जो दुर्ग बना हुआ है वो दुर्गीकृत है, वो स्वयं एक चार दीवारी से गिरा हुआ है और नगर का जो भाग है वो भी स्वयं चार दीवारी से गिरा हुआ है। बीच में इसको एक दीवार लगती है और पूरा क्षेत्र एक दीवार से गिरा हुआ है, यानी कि एक डबल या द्विमुखी दुर्गीकृत है। और एक विशेषता और ये इसमें दुर्ग को अलग करती हुई दीवार एक अलग भाग इसको करती है। दो भागों में दुर्ग को बांटा गया है, एक उत्तरी भाग है और एक दक्षिणी भाग है, और एक नगर है वो स्वयं दुर्गीकृत है और दुर्ग है वो दुर्गीकृत है। इससे दो भागों में बटा हुआ है, फिर संपूर्ण एक भाग में बटा हुआ है। ये कालीबंगा की एक अलग विशेषता है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नहीं है। अन्य स्थल जो पढ़ेंगे वहाँ की विशेषता नहीं है। इसके बाद बात करें यहाँ से जो प्रश्न होता है, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है क्या कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुटे हुए खेत के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ एक प्रश्न और बनता है, वो किस समय के हैं? तो वो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता, पूर्व या प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक जो हड़प्पा शुरू हुई थी उसी समय के वो जुटे हुए खेत के साक्ष्य में साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त हुए, जिसमें सरसों और चने के बीज पाए गए हैं। सरसों और चने, यानी कि दोहरा जुता हुआ खेत का साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अगली विशेषता देखें साहब, यहाँ एक बेलनाकार तंदूर मिला है। तंदूर हम जानते हैं खाना बनाने का काम आता है। और एक अलग विशेषता जो कई बार एग्जाम में आई है कि किस हड़प्पा स्थल से एक बाथरूम या स्नानागार से अलंकृत फर्श मिला है। सामान्यतः बाथरूम में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ अलंकृत यानी कि डिजाइनदार ईंटों को लगाया गया जिसमें कि वर्त बना हुआ है, प्रतिशत वर्त। तो अलंकृत फर्श का जो प्रयोग हुआ है वो स्नानागार में हुआ है और कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करें कि यहाँ भूकंप के द्वारा इस सभ्यता के साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ जो दुर्ग है इस दुर्ग की दीवार में एक दरार मिली है और विद्वानों का कहना है कि ये दरार एक भूकंप के कारण आई थी। इसलिए ये प्रश्न 2016 की एग्जाम में पूछा जा सका इसी द्वारा किस हड़प्पा स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं कालीबंगा के स्थल से। और एक विशेषता और है हमारे यहाँ कि जितने भी मकान हैं उनके जो दरवाजे हैं वो लास्ट बॉर्डर में बनाए गए हैं। और इसका सबूत क्या है? क्योंकि हमें कालीबंगा से एक पल्ला या एक पल्लड़ यानी कि पूरा एक ही दरवाजा है वो मिला है। और जितने भी कमरे मिले हैं वो कॉर्नर वाले, जो कॉर्नर में दरवाजा होता है उसका कमरे मिले हैं। तो एक पल्ले का किवाड़ मिलने का मतलब है कि वो जो अपना दरवाजा वो लास्ट कॉर्नर में बनाते थे। आगे हम जब व्यापार की बात करेंगे तब वहाँ हम चर्चा करेंगे कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली। तांबे का पैमाना कहाँ से मिला है या हाथीदांत का पैमाना कहाँ से मिला है। आगे हम बात करते हैं कि मिट्टी का पैमाना, यानी कि स्वाभाविक है उससे कोई ना कोई चीज़ हमें उस समय नापते थे, तो वो पैमाना है, स्केल है, फुटा है। तो मिट्टी का पैमाना जो हमें मिला है वो कालीबंगा से मिला है। और एक विशेषता कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, इसका साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है, क्योंकि एक उस्तरा कपड़े में लिपटा हुआ हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और एक अलग विशेषता जो धर्म में दोबारा पढ़ेंगे कि अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारी कुछ बातें कालीबंगा की, आगे व्यापार में और चर्चा होगी। अब अगला स्थल जो है वो धोलावीरा है। धोलावीरा अहमद खंडी द्वीप
कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है, और जबकि जो शिव महोदय ने इसकी उत्खनन किया था। यहाँ एक अलग विशेषता, जिस प्रकार कालीबंगा की बनती है उसी प्रकार इसकी नगरीकरण की एक अलग विशेषता बनती है। इस नगरीकरण में बात करें तो ये धोलावीरा से हमें 3 बाग मिले। अब 2 बाग तो कन्फर्म है, ये तो सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है दुर्ग है, और सबसे पूर्वी हिस्सा जो है वो नगर किला है। लेकिन एक तीसरी वैरायटी हमें जो प्राप्त हुई है वो मध्य स्थल है, जो कहीं भी नहीं मिला है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ से धोलावीरा हमें 3 भागों में बटा हुआ मिला है, और इसको एक नाम दिया गया है मध्य नगर, मिडल टाउन बोल सकते हैं या मध्य नगर बोल सकते हैं। तो एक अलग विशेषता है कि 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा हड़प्पा स्थल में प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा गुजरात से। और यहाँ का एक प्रश्न बार बार पिछली सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि जल प्रबंधन की जो प्रणाली है वो सबसे अच्छी किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो सबसे अच्छी हमें धोलावीरा से प्राप्त हुई है, क्योंकि वहाँ जो बौद्ध या कुंड जो बोलते हैं हम, जो अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, वो व्यवस्था हमें धोलावीरा से प्राप्त हुई है। और अगली विशेषता है, आगे के स्थल पढ़ेंगे हम जब विस्तार पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा हमारे भारत में बात करें तो राखीगढ़ी है, और दूसरा स्थल है धोलावीरा। अगला स्थल की बात करें लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ऐसा श्रीनिवास रंगनाथ राव जी ने इसका उत्खनन किया था। और व्यापार के संदर्भ में बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी जो थे वो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से व्यापार करते थे, जिसका एक उदाहरण हमारे पास यहाँ है डॉकयार्ड, या जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं। तो वो डॉकयार्ड जो हमें मिला है लोथल से मिला है, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? SR राव। और SR राव ने लोथल की स्थिति को देख कर उसकी जो व्यवस्था है उसके आधार पर उन्होंने 2 उपाय दी है। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा है SR राव ने। और अगली विशेषता इसकी है, जिस प्रकार कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना मिला है उसी प्रकार हाथी दाल का पैमाना हमें लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ है। और अग्नि वेदिकाएँ हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, और अग्नि वेदिकाएँ हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। अगली बात करें बनावली हरियाणा में है, और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसका उपयोग किया गया है। इसकी विशेषता जो इसको अलग करती है वो ये है कि यहाँ जो 2 बाग हैं, कालीबंगा में, धोलावीरा में 3 बाग है, लेकिन बनावली में दुर्ग और नगर एक ही दीवार के अंदर बनी हुई है। इनको अलग अलग करने वाली कोई दीवार नहीं है, दोनों एक ही दीवार के अंदर बने हुए हैं और एक ही किले में स्थित हैं। तो एक अलग विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि एक कच्ची ईंटों से बना हुआ है, इसलिए इसको 3 इंच स्थित कहा जाता है। यहाँ की जो व्यवस्था वो कमजोर व्यवस्था है। और यहाँ की जो सड़कें हैं, वैसे अधिकांश सड़कें हम नगरीकरण में पढ़ेंगे कि समकोण प्रकार की हैं, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं वो स्टार शेप या तारांकित प्रकार की हैं। और एक अलग विशेषता है जो कहीं भी हमें प्राप्त नहीं हुई है, वाश बेसिन जिसे हम कहते हैं थावन पात्र, यानी बर्तन धोने का जो वाश बेसिन हमें मिला है वो बनावली से मिला है। और कई एग्जामों में पूछा गया है कि हल का मॉडल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। आगे हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता के फाउंडेशन की या उसके नगरीकरण की। जो कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं यहाँ से, तो प्रश्न आते हैं वो एनालिस्ट प्रकार के आते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, हमेशा ये 100 लोग पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा बात है, रखने वाली कम आवश्यकता है। नगरीकरण के संदर्भ में बात करें तो ज़्यादातर बातें हम कर चुके हैं कि जो भी स्थल मिला है वो ज़्यादातर 2 भागों में मिला है, दुर्ग किला और नगर किला। अब वो जो भी स्थिति थी मकानों की, वो हर जितने भी स्थल मिले हैं वो एक चौड़ी सड़क से जुड़े हुए थे, जिसे हम कहते हैं राजपथ। जिस प्रकार आज हाईवे होते हैं उसी प्रकार ये राजपथ थे, जिनकी लगभग 33 मीटर तक इनकी चौड़ाई होती थी, और ये हर शहर से गुजरते थे। और इन हर शहरों से गलियाँ जो लगभग 9 फीट या 3 मीटर तक बात करें, तो हर गलियाँ इस सड़क से जुड़ी हुई होती थी। और जितने भी मकान बने हुए थे वो इन गलियों में बने हुए थे। कोई भी मकान जो है वो हाईवे या राजपथ के ऊपर नहीं था। हर मकान के दरवाजे इस तरफ खुलते थे गलियों में। तो जितने भी मकान थे सड़क इस गली के दोनों तरफ थे, और दोनों तरफ के मकानों के जो दरवाजे थे वो इस साइड गली में गुजर होते थे। कोई भी गली, किसी भी मकान का दरवाजा रात
राजपथ या हाईवे के ऊपर नहीं होता था, क्योंकि इससे एक समस्या होती थी धूल या गर्द की जो इसका बचाव करती थी। अब आगे बात करें, जितनी भी सड़कें हैं वो हमेशा सिलिकॉन पे बनती थी, इसे बोलते हैं पास्ते या चेस बोर्ड प्रकार या सर्कस, या एक प्रकार से नहीं सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस, यानी कि वो सड़कें जो साइड सड़कें वो हमेशा उसको 90 डिग्री के ऊपर काट। अब आगे बात करें, प्रत्येक जो मकान है वो पक्की ईंटों के से बने होते थे, और प्रत्येक मकान में रसोई घर और उसके साथ साथ गली की तरफ बाथरूम होते थे, और उन बाथरूमों का जो गंदा पानी था, अब यहाँ से एक सिस्टम और होता है सीवर लाइन का। हर गली की जो यहाँ नालियाँ होती हैं, और हर नाली में जगह जगह मैन होल बने होते थे, उन मैन होलों में कचरा लगता था, समय समय पर उनकी सफाई होती थी, और इन सभी नालियों का पानी जो था वो इस हाईवे के सीवर लाइन में आता था और वो बाहर चला जाता था। इस प्रकार गंदे पानी का निकास हर हड़प्पा से भी विकास प्रणाली प्राप्त हुई है, केवल एक बनावटी है जहाँ से हमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्राप्त नहीं है। जितनी भी नालियाँ बनी हुई हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं वो पक्की ईंटों से बने हैं। यहाँ बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बनी हुई हैं, लेकिन उसकी नालियाँ, फूंड और बाथरूम के जो फर्श हैं या दीवारें हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, बाकी मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। और एक विशेषता है, कालीबंगा में लकड़ी द्वारा निर्मित नालियाँ भी प्राप्त हुई, लकड़ी के द्वारा निर्मित नालियाँ भी प्राप्त हुई कालीबंगा से। इसके बाद बात करें, इसमें जगह जगह लाइट की व्यवस्था है, आज भी प्राप्त हुई है। सड़कों के किनारे हमें स्तंभ प्राप्त हुए हैं, उन स्तंभों के ऊपर हमें कुछ चिकना पदार्थ मिला है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ लाइट की व्यवस्था की जाती थी, ताकि राहगीर जो भी आप जा रहा हो उसे अंधेरे का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा बाकी हम चर्चा कर चुके हैं कौन सा नगर 3 भागों में है, कौन सा 2 में है, कौन सा 1 में है। बाकी में जो नगरीकरण है उस समय के प्राचीन विश्व में देखें तो ऐसा नगरीकरण जो हड़प्पा में था, मेसोपोटामिया, मिस्र, किर्क, सीरिया या अन्य तुर्कमेनिस्तान, जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी वहाँ भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी जितनी कि हमारी कालीबंगा में। ये हमारी नगरीकरण। अगली विशेषता की बात करेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की बात करें तो उस समय जो समाज था वो आज की तरफ पितृसत्तात्मक समाज में होकर उस समय मातृसत्तात्मक समाज में था। मातृसत्तात्मक विद्वानों को अनेक स्थलों पर नारी की मृण मूर्तियाँ, मोहरों के ऊपर उनकी चित्रण, यानी कि अधिकांश जो भी हमें एविडेंस मिले हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के मिले हैं। इसलिए विद्वानों का कहना है कि तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, जिसमें माता की बहुत इज्जत थी और माता ही प्रमुख थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गोथल, यहाँ हम बात करेंगे मनोरंजन की, कि उस समय मनोरंजन की क्या साधन थे। तो मनोरंजन की बात करें, उस समय का जो प्रिय खेल था वो पास्ता था, क्योंकि पास्ते के जो भी साक्षी होंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गोथल से मिला। पास्ता हम सभी जानते हैं। और एक विशेषता और है कि हमें एक खेल स्टेडियम मिला जहाँ पर सामूहिक खेलों का आयोजन होता था। पूरनदीप है, पंचमदीप, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। और एक हमें मिला है धोलावीरा से, हमें शायद उसकी चर्चा नहीं थी, तो एक स्टेडियम हमें मिला धोलावीरा से, और 2 स्टेडियम मिले हमें पूरन से, जो वर्तमान गुजरात में। तो यानी कि वहाँ सामूहिक खेलों का आयोजन किया जाता था और सभी लोग वहाँ समय समय पर जो भी उनका आयोजन होता था वहाँ पर एकत्रित होते थे और आनंद लेते थे। इसके बाद बात करें सामाजिक जीवन में जातियाँ थी या नहीं थी, ऐसा साक्ष्य हमारे पास अभी नहीं है। फिर भी विद्वानों ने इसका 4 वर्गीकरण किया है जो आज भी है। विद्वान वर्ग, पहला वर्गीकरण किया है विद्वान वर्ग, दूसरा भाग है योद्धा वर्ग, जिसमें विद्वान वर्ग में शिक्षक है, अध्यापक, उस समय पुरोहित जो भी है वो आएंगे। योद्धा वर्ग में सैनिक है, राजा है, वो आएंगे। तीसरा वर्गीकरण जो किया है वो व्यापारी वर्ग, जिसमें इंडस्ट्री व्यापारी भी हो सकते हैं, कोई दुकानदार भी हो सकता है, ठेले वाले भी हो सकते हैं। और चौथा वर्ग है सैनिक वर्ग। सामान्यतः ये वर्गीकरण किया हमारे विद्वानों की हड़प्पा सभ्यता में
मुख्यतः 4 वर्ग मौजूद थे: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमजीवी वर्ग। अगली बात करते हैं आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन की बात करें तो उस समय स्थलीय व्यापार, ये जलीय मार्ग से व्यापार, क्योंकि हम एक उदाहरण कर चुके हैं लोथल का। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला है, जिससे हम मिस्र है, सुमेरिया है, किरिक है, वहाँ हमारे जहाज जाते थे और वहाँ से हमारे जहाज आते थे। कई शहरों की जब आप किताबें पढ़ेंगे उसमें कीर उस मगर से नाम पढ़ेंगे तो वो शहर हैं मेसोपोटामिया के, वहाँ हमारे हड़प्पा सभ्यता के भी मोहरें मिली हैं। तो उससे ये पता चलता है कि हमारा जो व्यापार था वो आंतरिक के साथ साथ बाहरी व्यापार भी रहा है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोथल का डॉकयार्ड। इसके साथ बात करें साहब उदास पृथ्वी में है, यहाँ से हमें खेती के संदर्भ में बात करें तो हर प्रकार की खेती होती थी, जो कि गेहूँ की, चने की, सरसों की, यहाँ तक कि कपास, तरबूज, खरबूज, नारियल, केले सब मिलते थे। लेकिन जो मोस्ट हम पढ़ेंगे कि धान की खेती के साथ से तो हमें प्राप्त हुए हैं वो उदास पृथ्वी से प्राप्त हुए हैं, और बाजरे के जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो लोथल गुजरात और रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुए हैं। एक विशेषता हम कर चुके हैं कि हल्का मॉडल जो हमें है वो बनाव की सुविधा कई बार आया है, लेकिन एक नया प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से भी हमें हल्का मॉडल मिला है। यानी कि 2 जगह से हमें हल्का मॉडल मिला है, एक मोहनजोदड़ो से है बनावटी से, और एक हमें आटा पीसने की चाकी के पार्ट मिले वो हमें लोथल से मिले। 2 हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। और मनका बनाने का उद्योग चौंगुरों में था। सीप बनाने का उद्योग बालाकोट और लोथल से प्राप्त हुए हैं, और हाथी दांत के तराजू हमें गोश्तों से प्राप्त हुए हैं। एक मोहनजोदड़ो है और एक लोथल से प्राप्त हुआ है, और लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना और मोहनजोदड़ो से भी सीप का पैमाना मिलता है। तो जितने भी वैरायटी वो सारी की सारी व्यापार से जुड़ी हुई हैं और अलग अलग धातुओं की बनी हुई है। तो इसका मतलब उस समय भी व्यापार एक अच्छी व्यवस्था भी था। इसलिए एक बात मैं बताना भूल गया कि हड़प्पा सभ्यता को जो है वो व्यापारिक सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता को व्यापारिक सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी और एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी। आगे बात करते हैं कुछ ही महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं जहाँ से धातुओं की प्राप्ति होती थी। जिस प्रकार बात करें चांदी की प्राप्ति जो हमें अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होती थी, इन भी हमें अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। लाजवत मणि एक कीमती पत्थर होता है, वो बदख्शान वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ से प्राप्त होता था। सोना कर्नाटक है, आज फेमस है, कर्नाटक में सोना खूब होता है। वो तांबा हमारा क्षेत्रीय राजस्थान से प्राप्त होता है। इसी विशेषताओं के कारण ये क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता को आर्थिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी पूरी व्यापार पे आता है, पूरी पूरी व्यापार पे आता है। और मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर पर नाव का चित्र मिला है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि नाव के द्वारा वो व्यापार करते थे, यात्रा करते थे। और लोथल से भी नाव का मॉडल मिला है, प्रतिरूप मिला है। आगे बात करें धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन की बात करें तो वो प्रकृतिवादी थे, देववादी थे, बहुदेववादी थे, मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। शिव के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते थे। पेड़ों पौधों के रूप में नारी को पूजा जाता था। नाग पूजा, लक्ष्मी पूजा या तूफान की पूजा, मतलब जैसी आवश्यकता आती थी उसके हिसाब से उस समय उनके प्रकृति पूजक या बहुदेववादी रहे हैं। और वो भविष्य की कामना करते थे और एक परलोक की कामना भी वो करते थे, क्योंकि हमें ऐसे साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। क्योंकि हड़प्पा से जो कब्रिस्तान मिला है उसमें एक कब्र से हमें कांस्य दर्पण मिले हैं, कुछ भक्त मिले, तो इसीलिए पता चलता है कि पारलौकिक जीवन में भी उनका विश्वास था। और ज़्यादातर जो धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई है वो महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ज़्यादातर जो पूजा की जाती थी वो महिला वर्ग की जाती थी। अब आगे बात करते हैं, जैसे बात करें कि हड़प्पा से हमें एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें एक नारी के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो इसका मतलब वो प्रकृति की देवी है या पेड़ों की देवी है। और मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति शिव की एक मुद्रा मिली है जो हम चर्चा कर चुके हैं। उसके दाएं हाथी और बाघ है, बाएं उसके भैंसा और गेंडा है, और उसकी जो चौकी पे जिसमें बैठा उसके नीचे तो हरिण है। यानी वो पशुओं के रूप में एक व्यक्ति पूजा जाता है, जो योगेश्वर पशुपति बोल दें, त्रिमुख पशुपति बोल दें या पशुपति शिव बोल दें। और उस समय एक प्रथा और थी, जिस प्रकार बलि दी जाती है तो बकरे की बलि देना उस समय भी यहाँ बात थी, क्योंकि ऐसे साक्ष्य में मोहरों भी प्राप्त हुए हैं। और हमें ऐसे जो कालीबंगा में अग्निवेदियाँ पढ़ी हैं उनमें भी जली हुई हड्डियाँ मिली हैं, तो उससे ये पता चलता है कि उस समय भी पशुओं की बलि की जाती थी। और सबसे पवित्र पक्षी जो उस समय था वो फाख्ता था, और सबसे पवित्र जो वृक्ष था उस समय पीपल था, क्योंकि अधिकांश जो मोहरें मिली हैं वो एक श्रेणी पशु की मिली हैं
और उस एक श्रृंगी पशु के सींग पे, एक पशु यानी उस सींग उस पशु के और उस पशु के सींग पे जो ज्यादातर चित्रण हुआ है वो पीपल के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल। राजनीतिक जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन का वैसे हमारे पास लिखित साक्ष्य बहुत है, लेकिन आज तक उनको पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए हम कन्फर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी विद्वानों ने अपना पढ़ दिया है। तो कुछ विद्वान हैं कि उस समय की राजनीतिक जीवन या उस समय शासन व्यवस्था किस प्रकार रही होगी। तो पहली बात करें ए एल्बासन, विदेशी विद्वान है, इन्होंने कहा है कि उस समय थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र शासन व्यवस्था थी, धार्मिक वर्ग के जो लोग थे वो इस हड़प्पा सभ्यता शासन व्यवस्था को चलाते थे। स्टुअर्ट पिगॉट महोदय कहते हैं कि उस समय विद्वान वर्ग में पुरोहित होता था और वो पुरोहित ही राजा का प्रतिनिधित्व करता था, वो स्वयं पुरोहित ही राजा होता था और वो शासन व्यवस्था चलाता था। अर्नेस्ट मेके महोदय कहते हैं कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता था, तो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था थी अर्नेस्ट महोदय के अनुसार। और हंटर महोदय कहते हैं कि उस समय जनता स्वयं शासन करती थी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी और हर व्यक्ति शासक होता था, ऐसा कहा है। ये हो गया हमारा यहाँ तक राजनीतिक जीवन।